आज के डेट में जब भी किसी को फ्रीलांसिंग करने बोलते हैं ना, सबसे पहला रिएक्शन आता है कि हम लोग कहीं पे भी अगर अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी इतने सारे प्रोफाइल्स हैं। फ्रीलांसर में चले जाओ या अपवर्क में चले जाओ, फीवर में, कहीं पे भी, कि हमारा प्रोफाइल तो नजर में ही नहीं आता है। हम्म। दे डोंट नो हाउ टू गेट स्टार्टेड। हम्म। सो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर देम? देखो, सिंपल सी बात है। अगर वेलकम अखिल। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है व्हेन वी आर डूइंग एन इंटरव्यू। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस अखिल टू यू ऑल। ही इज एन एमबीए, जिन्होंने एमएनसी में पहले जॉब किया था 2.5 साल, पर फिर अपने पैशन को फॉलो किया और फोटोग्राफी की तरफ थोड़ा झुकाव हुआ उनका। और आज के डेट में इनका यूट्यूब चैनल भी है, ये फोटोग्राफी भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं और सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे इन द होल पॉडकास्ट। वेलकम अखिल। थैंक यू सो मच प्रतिका, मुझे ये नहीं पता था कि एपिसोड बनेगा। दिस इज द एपिसोड 1। एक्चुअली पहले और एपिसोड्स है, बट हाँ। इंटरव्यू टाइप ये फर्स्ट एपिसोड है। ओके। अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड। यस। यस बट या यस। हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। यू आर वेलकम एंड वी आर ग्लैड दैट यू आर हियर। ओके, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एमबीए से फोटोग्राफी दोनों एकदम बहुत अलग अलग नीश है, इसकी हम्म। क्या स्टोरी है? मैं बोलूंगा दिस वाज मोर ऑफ 2005-4 की स्टोरी है। मुझे फोटोग्राफी वैसे तो हमेशा से पसंद रही है, पर फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली का इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं घर पे ये भी बोल पाता कि मुझे कोडैक का कैमरा दिला दो, वो फिल्म वाला जो आता था। तो इस वजह से कभी ट्राई किया नहीं, पर जब भी देखता था ना शॉप में पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते थे तो बड़ा एक्साइटिंग से दिखते थे कैमरास। पर जब ग्रेजुएशन में गया तब थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करके थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, तब मैंने कोडाक का KB10 कैमरा खरीदा था। आई गेस 550 रुपये का कैमरा था। और रील और फोटोज धुलवाना काफी महंगे पड़ते थे, वहां से स्टार्ट किया था। कभी कभी फोटोज लेता था। फिर 2008-9 में मैंने सोनी का डिजिटल कैमरा खरीदा था एक। उसके बाद में अराउंड 2-2.5 साल उसको यूज किया। लगभग 70-80 हज़ार फोटोज खींचे होंगे। ओके। फिर मेरी उस समय की गर्लफ्रेंड ने मुझे एक नाइकन का बेसिक DSLR गिफ्ट किया था। नाइकन D3100। ये बात है 2010 की। तब मैं रिसेंटली MBA अपना कंप्लीट किया था। मैं हैदराबाद में था उस टाइम पे। तो नया कैमरा था। तो 2 साल मैंने स्पेंड किए उस कैमरा के साथ में। आई वॉज शूटिंग ऑन एवरी सिंगल वीकेंड। सुबह 5 बजे निकलता था अपने घर से, और दिन में 2 बजे तक रहता था उधर ही स्ट्रीट्स ऑफ हैदराबाद में। फोटोज लेता था, नाश्ता करता था, वापस घर में आके थोड़ी देर आराम करके सोता था। तो वो 2 साल हुआ माई बिगेस्ट टीचर आई वुड से। जब मैंने और फोटोग्राफी को बहुत ही डीपली समझा, अपना वो वाला साइड एक्सप्लोर किया कि मुझे कितना पैशन है फोटोज के लिए, इमोशंस के लिए, जो एक्सप्रेशंस होते हैं। तो स्ट्रीट फोटोज करता था, वहां से धीरे धीरे एक फेसबुक पेज क्रिएट करा, थोड़े फैन बिल्ड हुए थे। आई हैड अ लॉट ऑफ माय कलीग्स, और मेरे सीनियर्स, मेरे जो मैनेजर्स थे, दे यूज्ड टू बी फैन ऑफ माय वर्क। तो वहां से ऐसे ही सोचा एक बार कि नहीं ठीक है, आई वांट टू टेक इट अ बिट मोर सीरियसली। और मेरा मैनेजर उस टाइम पे, मैं VP को रिपोर्ट करता था, वाज वेरी सपोर्टिव। उसने बोला कि ठीक है, गो अहेड। और दैट्स व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब। 3-4 साल, 3-4 महीने में ऑलमोस्ट जॉबलेस है। पर उसके बाद में आई क्रैक्ड फर्स्ट असाइनमेंट, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू इट। सो यू वेंट फ्रॉम स्ट्रीट फोटोग्राफी टू कमर्शियल फोटोग्राफी? हाँ। ऑल सेल्फ लर्न। All self-learned. Wow, that's an inspiration. But it must have been a very big decision कि एक प्रॉपर MBA के बाद में MNC में जॉब को छोड़ के एक अपने पैशन को फॉलो करना। आई थिंक अ लॉट ऑफ यंग जनरेशन इज स्ट्रगलिंग इन दैट प्लेस कि ये डिसीजन कैसे ले। आई अग्री। पर देखो, हम लोग अपने वीडियोस में भी, आई एम श्योर आपने भी ये चीज अपने वीडियोस में कई बार बोली होगी, मैंने भी बोला, देयर इज ऑलवेज अ प्राइस फॉर टेकिंग दैट रिस्की डिसीजन। अब या तो वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव मेरे हिसाब से नहीं होता है। अगर आपने थोड़ा सा सोच के और अपनी करंट जो आपकी जो भी करंट पोजीशन है उसको अगर आपने हल्का सा एसेस करके डिसीजन लिया है, तो आई थिंक यू आर मोस्टली गुड टू गो। अगर आपने वो सोच के लिया है कि ठीक है, मेरे पास में 2 महीने बाद में खाने के पैसे नहीं है, तो दैट्स अ रॉन्ग मूव। अगर आपको कभी ऐसे रिस्की डिसीजन लेने हैं, आपको अपने आप को 6 महीना मिनिमम देना चाहिए। और आपके पास में इफ नॉट टू मच तो 6 से 8 महीने का अगर पैसा नहीं भी आए तो एटलीस्ट खाने के लिए या फिर बेसिक एक्सपेंसेस के लिए पैसा होना चाहिए। दैट्स अ राइट मूव। तो मेरे लिए वो एक सही समय लगा मुझे।
कि ठीक है लेट्स डू इट, और लिया। पर एक चीज डिसाइड कर रही थी कि आई विल नॉट बी गोइंग बैक, और वो खैर अगर कुछ होना होता तो ऑफ कोर्स आई हैड टू गो बैक, पर वो हुआ नहीं लकीली। तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस है काफी सारे लाइक यू मेंशन, पर ठीक है, रेस्ट इज हिस्ट्री फॉर श्योर। Definitely. How did YouTube happened? यूट्यूब देखो, मेरा जो स्टार्ट था आई गेस इट वाज वे बैक इन 2008 के आसपास या 7 के आसपास। नॉट टू श्योर कितने लोग मतलब आई एम श्योर ब्रिटेन को टैलेंट को तो काफी लोग जानते हैं। उनका सीजन 2 था आई गेस, एज फार एज आई रिमेम्बर। एक सिंगर थी स्कॉटलैंड के बहुत ही छोटे से गांव से, जिनका नाम था सूजन बॉयल। बहुत ज्यादा वायरल हुई थी उस टाइम पे वो। तो उनका एक गाना था आई ड्रीम करके, तो वो गाना मुझे काफी अच्छा लगा था। तो मैंने उस वीडियो को डाउनलोड किया और मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। कोई उस टाइम पे यूट्यूब का कोई आइडिया नहीं था, और अपलोड करके इसलिए अपलोड किया था ताकि मुझे ना बार बार सर्च ना करना पड़े और मैं आराम से अपनी चैनल पे सुनता रहूंगा। तो 1 डेढ़ महीने बाद में जब वो भूल गया था मैं अपलोड करके, जब मैंने एकदम रैंडमली ऐसे ओपन किया अपना ईमेल आईडी, तो मुझे काफी सारे ईमेल्स आए हुए थे जहाँ पे लोग मुझे बोल रहे थे कि प्लीज पुट माय लिंक इन। उस टाइम पे एनोटेशंस होते थे जो वो ओवरलैपिंग वीडियोस के ऊपर होते थे। तो लोग बोलते थे कि मतलब $50 में प्लीज पुट माय लिंक इन एनोटेशन, डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर डाल दो, $100 ले लो हर महीने का। तो मुझे एकदम क्यूरियोसिटी हुई कि भाई एकदम से कहाँ से ईमेल आ गए सब। जब मैंने वो वीडियो ओपन किया तो टू माय सरप्राइज उसमें अराउंड 28 मिलियन के आसपास व्यूज थे। What? और उस मुझे टाइम लगा ना पे? कि भाई हाँ, उस टाइम पे 28 मिलियन। It's huge. तो मुझे लगा ना कि भाई ये क्या था। और तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं। मैं वैसे भी उस टाइम पे कंटेंट राइटिंग करता था, पेपाल का आइडिया था। उन लोगों ने पेपाल में पैसा देने के लिए ऑफर किया था, तो मैंने 2-3 लोगों के लिंक चेक करे। ये देखा कि कोई ऐसा तो कुछ नहीं है जो कहीं स्पैम है या फिर कोई स्कैम कर रहा है या कोई ऐसा गलत सॉफ्टवेयर है। तो वो लिंक चेक करा, पता लगा नॉर्मल ब्लॉग है, नॉर्मल वेबसाइट है, लोगों को बस ट्रैफिक चाहिए। तो मैंने वहां पे 3 या 4 ऐसे लोगों के 2-3 एनोटेशंस डाल दिए, एक डिस्क्रिप्शन सबसे ऊपर उसका लिंक डाल दिया, और आई यूज टू मेक अराउंड 300-400 डॉलर एवरी मंथ। वो सिलसिला चला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1-1.5 साल। उस वीडियो में धीरे धीरे करके 73 मिलियन व्यूज हो चुके थे। अभी भी है अ, वो वीडियो? नहीं, वो फिर उसके बाद में जब बहुत ओके। ज्यादा विजिबल हो गया, तो जो ये जिनका ये है ब्रिटेन गॉट टैलेंट, तो उन लोगों ने उसको क्लेम कर दिया और मेरा चैनल डिलीट हो गया। ये बात है 2010-2011 के आसपास की। तब तक मुझे आइडिया लग चुका था कि हाँ, यूट्यूब से आप पैसे कमा सकते हो। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय सेकंड चैनल, पहला चैनल एक्चुअली में टेक्सम टीवी नाम था उसका, जहाँ पे मैं एप्स और गेम्स के ऊपर वीडियोस बनाता था। आई वाज वे टू अर्ली फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इन इंडिया। इंग्लिश में वीडियोस करता था, लाइव कमेंट्री के साथ में गेम्स खेलता था, एप्स बताता था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेली वीडियोस। मैंने अराउंड 500 के ऊपर वीडियोस किए, 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हुए थे फॉर ऑलमोस्ट 2-2.5 years। विजिबिलिटी यूट्यूब में थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी में। इस वजह से मुझे फिर यूट्यूब ने कांटेक्ट किया था फॉर बीइंग यूट्यूब एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो काफी सारे इवेंट्स भी करे उसके बाद में यूट्यूब के लिए। आई वाज पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कैंपेन्स। हर एक यूट्यूबर जो आज बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जब मैं था उस टाइम पे, तब एवरीवन वाज 5-10,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास, ऑल द बिग नेम्स। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। और उसके बाद में फिर टेक्सम टीवी पे इतना ज्यादा कुछ ग्रोथ था नहीं, मुझे लगा चलो ठीक है, लेट्स मूव टू समथिंग जो मुझे वैसे भी पसंद है। ऑलमोस्ट सोशल स्टार्ट किया, विच वाज मोर अबाउट एवरीथिंग अबाउट फोटोग्राफी। तो वहां से फोटोग्राफी लिटरेसी के ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया था, देन आई मूव टू पैसा वैसा। दैट्स द जर्नी। Okay. And how did you like finalized your niche in पैसा वैसा कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने हैं? देखो, पैसा वैसा स्टार्ट करने का मेन, देखो मेरे जितने भी चैनल्स रहे हैं हमेशा ना, आई ऑलवेज हैड दैट ऑब्जेक्टिव कि मतलब अभी उस टाइम पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। टेक्सम टीवी के लिए इट वाज मोर कि ठीक है, मुझे पता था कि मैं बहुत सारे ऐप्स और गेम्स को वैसे भी एक्सप्लोर करता रहता था, तो मुझे लगा कि यार लोगों को पता होना चाहिए। हम्म। ऑलमोस्ट सोशल के लिए इट वाज मोर फॉर द फोटोग्राफी लिटरेसी, क्योंकि दो दोस्त जब बाहर जाते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त की बहुत अच्छी फोटोज खींचता है, दूसरा दोस्त हमेशा ब्लरी फोटोज, आउट ऑफ फ्रेम फोटोज लेता है। तो वो ऑब्जेक्टिव था उसका। पैसा वैसा का ऑब्जेक्टिव, पैसा वैसा मैंने स्टार्ट किया था मई 2020 में, जब लॉकडाउन हिट किए हुए अराउंड 2 महीने के आसपास हुआ था।
तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज करा काफी सारे लोग वर एनीवेज मूविंग टू फ्रीलांसिंग, दे वर लुकिंग फॉर वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। उसी के साथ में होम पेज पे काफी सारे वीडियोस, डेटा एंट्री, कैप्चास और बड़े स्कैमी और स्पैमी चीजों के ऊपर ना बहुत मिसलीडिंग वीडियोस होते थे। तो मुझे लगा यार किसी को तो रोकना पड़ेगा। एंड कंसिडरिंग मेरे पास ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है फ्रीलांसिंग में, 2008 से मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद में भी काफी सारे काम किए हुए हैं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, लोगों को थोड़ा सा ये जो मिथ है ये बर्स्ट करते हैं, सही चीजें बताते हैं। तो जब बताने लगा, काफी सारे लोगों को एक्सपोज किया, नाम ले लेके काफी सारी चीजें करी, कुछ लीगल नोटिस भी आए। उसके बाद में आई रियलाइज कि नहीं चाहिए, अभी तक मैंने ये तो बता दिया कि क्या नहीं करना है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कि क्या करना है, और इस वजह से फिर पैसा वैसा। ओके। एंड एज यू हैव सेड कि जब आपने वो वीडियो डाला था सिंगर का, एंड उसके बाद में उसमें व्यूज आए और फिर पेपैल से अर्निंग होने लग गई, तो व्हेन यू अर्नड योर फर्स्ट रुपी या फर्स्ट डॉलर, व्हाट वाज द फीलिंग? देखो, उसके पहले मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा था ऑनलाइन। तो ओके। लाइक आई मेंशन 2008 2007-8 के आसपास से ना कंटेंट राइटिंग मैं कर रहा था। एक्चुअली कंटेंट राइटिंग स्टार्ट मैंने किया था वही 2007 के आसपास ही, ब्लॉगिंग से। उसका भी अलग एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। मेरी सारी जितनी भी जर्नी स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा हल्का सा इंटरेस्टिंग वो है। इफ इन केस यू वांट आई कैन टेल यू दैट। एब्सोल्युटली, वी आर रेडी टू हियर। तो 2007 के एंड में और 2008 के बिगनिंग में आई हैड लाइक, मैं एमबीए में एडमिशन लिया था। 2008 मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला था। उसके पहले ऑर्कुट पे हम लोगों के कॉलेज की उस पर्टिकुलर बैच की कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुकी थी। तो वहां पे जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, तो अराउंड 50-60 लोग थे। तो कुछ सीनियर से जो ऑलरेडी उस कॉलेज में थे। अब उनमें से एक सीनियर थे, तो उनका एक लिंक वो उन्होंने मुझे एक बार डीएम किया कि एक बार जो सावल लोकेटेड। तो मैंने ओपन किया, मुझे लगा यार इनकी तो वेबसाइट है। तो मैंने उनको पूछा ठीक है, तो आपकी वेबसाइट है, बेचते क्या? उन्होंने बोला नहीं, ये मेरा ब्लॉग है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने ब्लॉग देखा था। उसके पहले ब्लॉग ब्लॉग नाम सुना था, पर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मतलब उसमें आप अपना कंटेंट भी कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मुझे भी करना है ये तो मैंने अपना एक ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग बनाया। और आई वॉज क्लूलेस कि मैं अब करूँ क्या। तो मैंने उनको पूछा इस पे करना क्या है, तो उन्होंने बोला कंटेंट डाल, जो तेरे को डालना है, जो तेरे को लिखना है लिख। अब मुझे उस टाइम पे आइडिया था नहीं, कंसिडरिंग आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल सिटी। इंग्लिश भी इतनी स्ट्रांग थी नहीं, ना रिटन ना स्पोकन, कुछ नहीं। तो मुझे लगा मैं लिखूंगा क्या। तो जो पर्टिकुलर नीश वाला मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसी को मैंने गूगल में सर्च मारा, और दो तीन जो ब्लॉग्स और आए उनको मैंने कॉपी किया और अपने ब्लॉग पे डाल दिया। तो स्टार्टिंग के 2-3 मेरे ऐसे ही ब्लॉग थे। फिर मुझे लगा यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं स्टार्टेड राइटिंग वेरी स्मॉल मैसेजेस, जो मुझे लगता था, मैं नोटिस करता था कि कहाँ कहाँ पे क्या गलत है, कहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है। और छोटा इसलिए लिखता था बिकॉज ऑफ इंग्लिश। और कुछ महीनों बाद में आई गॉट एन कमेंट, जहाँ पे दैट पर्सन वाज आस्किंग मी टू राइट 4 आर्टिकल्स ऑन सम वाइन, और उसके लिए ही वाज ऑफरिंग मी $2 ईच आर्टिकल। तो मुझे लगा यार इससे भी पैसा आता है। तो आई रोट दैट, मुझे लगा अगर इसको मेरी राइटिंग पसंद है तो क्या प्रॉब्लम है। तो $8 के लिए 4 आर्टिकल्स लिखे, 800 वर्ड्स ईच। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर से पैसा ट्रांसफर किया था मेरे कॉलेज से, जहाँ मैं कलेक्ट करने के लिए गया था। जितना पैसा मुझे लेना था, उससे अराउंड ₹40 या ₹60 ज्यादा मैंने पे किया वहां तक जाने के लिए, ताकि मैं ले पाऊँ। पर दैट दैट फीलिंग वाज गुड कि हाँ, ऑनलाइन पहली बार पैसा कमाया था उस टाइम पर। तो दैट वाज फर्स्ट अर्निंग की स्टोरी। और यूट्यूब से पहली अर्निंग ऑफ कोर्स इसी चैनल के थ्रू थी, क्योंकि वहां से भी इतना आइडिया नहीं था कि कैसे होता है। तो यूट्यूब से एडसेंस के थ्रू पैसा नहीं आया था। तो दैट वाज कम्प्लीटली जो प्रमोशन का पैसा था। एडसेंस से पहली बार टेक संडे पैसा आया था। ओके, ओके, ओके। इज अर्निंग मनी डिफिकल्ट? आई वुड से यस और नो। यस, अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं जो भी आप कर रहे हैं, और अगर आपको ये पता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज समवेयर एडिंग वैल्यू टू समवन। नो, अगर आप वो कंटेंट कर रहे हैं जो सिर्फ आपको पसंद है। मैं ये नहीं बोलता कि आप वो वाला कंटेंट नहीं कर सकते हैं, पर आफ्टर अ टाइम यू नीड टू रियलाइज कि नहीं यार, नो वन इज लुकिंग फॉर दिस, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज मोर फॉर द रीडर्स और व्यूअर्स देन इट इज फॉर यू। वो बात अलग है कि जब आप अपना एक स्टाइल बना लेते हैं, जब आप एक बड़े ब्रांड बन जाते हैं, तो पीपल वुड वांट टू वॉच वॉट एवर यू डू।
पर उसके पहले जब तक आपको अपने आप को वहां तक लेके जाना है, आपको वो करना पड़ेगा जो वो लोग चाहते हैं, यूजिंग अपना खुद का फ्लेवर। और बीट एनीथिंग लाइक कंटेंट राइटिंग हो या फिर और कोई भी काम हो फ्रीलांसिंग में, एवरी सिंगल थिंग इज पॉसिबल। आपको बस दो चीजों को ध्यान रखना है। वन, यू नीड टू हैव द राइट स्किल। मैं ये नहीं बोलता आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, पर आपको एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपको बेसिक से ज्यादा पता है। और टू, कंसिस्टेंसी। और आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है काम कैसे ढूंढना है। राइट। सो आज आपने अपनी ऑडियंस के सामने एक पोजीशन ओपन करी कि ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर मे बी से कंटेंट रिसर्चर। 1000 लोग हैं जिन लोगों ने एप्लीकेशन भेजी। उन 1000 में से आप मुझे बताइए, एकदम रैंडम गेस, कि कितने एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये एप्लीकेशन तो मैं देखूं। आपके बहुत हिसाब कम से क्या नंबर होगा? बहुत कम ना। दिस बहुत इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एवरी सिंगल वे। लोग कंपटीशन से डरते हैं, पर लोग ये नहीं समझते हैं कि कहीं पे भीड़ होना इज नॉट नेसेसरीली कि वो चीज इंडिकेट कर रहा है कि नहीं यार यहाँ पे तो मेरे की दाल गलने वाली नहीं है। भीड़ होने का मतलब ये जरूरी, मतलब ये भीड़ होने का मतलब ये है कि देखो, हो सकता है कि उनमें से 99% लोग ऐसे हैं जो बस खड़े हैं, और बाकी के जो 1% लोग हैं, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड अर्निंग मनी। एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट तो एक इंसान का होता है, पर जो 100-200 लोग आसपास खड़े होते हैं उसे भीड़ होती है। और कंपटीशन को मैं उसी तरीके से ट्रीट करता हूँ। आपको उनको ध्यान में रख के यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब जस्ट बिकॉज अगर वहां पे 1 लाख लोगों का कंपटीशन है, उससे आपके स्टार्ट करने का क्या रिलेशन है? आपको बस स्टार्ट करना है, यू विल हैव टू डू योर बेस्ट। आपका काम, आपका स्टाइल, वो सब आपका है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट दैट बी द डिसीजन मेकर। ना कि आप जो स्टार्ट करने के पहले डिसाइड करके ये बैठे हैं कि नहीं यार बहुत कंपटीशन है, मैं नहीं करने वाला। आपने जब अपना चैनल स्टार्ट किया, देवर लैक्स ऑफ चैनल्स अर्लियर, राइट? फिर भी ग्रो कर रहे हैं। और अगर नहीं करते तो चैनल होता ही नहीं। तो आर दैट्स देयर एवरीवे। आर देयर एनी हैक्स जो लोगों को यूज करना चाहिए टू स्टैंड आउट व्हाइल अप्लाइंग? लेट्स से आजकल लोग इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर, लुकिंग फॉर अ दिस फ्रीलांसर। तो बहुत उनको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट एज यू सेड हजारों लोग मेल करते होंगे उनको, इतने बड़े बड़े वो लोग इन्फ्लुएंसर्स है और वट एवर। सो हाउ डू यू स्टैंड आउट? इज देयर एनी हैक्स फॉर दैट? देखो, मेरे हिसाब से तो ओनली हैक इज थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे अगर आपको कोई चीज में अप्लाई करना है। इफ यू हैव पोस्टेड अ स्टोरी कि यू आर लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर, एंड मी, इफ आई वांट टू अप्लाई, मैं सिर्फ स्वाइप अप करूंगा, मैसेज में लिखूंगा आई एम इंटरेस्टेड। हम्म। ये मेरा इंटरेस्ट शो नहीं करता है। और उस चीज का आपके मैसेज पढ़ने के बाद में भी आपकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है कि भाई ठीक है, 500 और ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड लिख रहे हैं, या हाय मैडम या हेलो सर लिख रहे हैं। क्या चीज स्टैंड आउट करेगी वो ये है कि एक प्रॉपर छोटा सा फॉर्मेट होना चाहिए। इफ इन केस यू आर अप्लाइंग, दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट शुड हैव योर वर्क। अगर मैं वीडियो एडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मुझे पहले ही मैसेज में अपने काम का लिंक शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप वही देख के डिसाइड करेंगे कि हाँ ये बंदा सही है या नहीं। तो वो जो, देखो, कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ठीक है, मतलब एवरीवन इज एक्चुअली गेटिंग वेरी कैजुअल। और मैं कहीं ना कहीं इस चीज को एक नेगेटिव साइड मानता हूं, क्योंकि जिंदगी में इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए कि आप एक फॉर्मल चीज को भी बहुत ही कैजुअली लेने लगे। और हम्म। वहीं लोग, मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। और अगर आपने वही चीज करी है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप ऑलरेडी 5%, टॉप 5% लोगों में हैं, अगर आपने एक प्रॉपर मैसेज भेजा है तो। राइट। अदरवाइज नो हैक। Mm-hmm. I guess everybody's listening and will use this hack. आई गेस दे डू। आई गेस दे डू। All you have to do is just दिखाओ कि क्या कर सकते हो, instead of just saying कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली, देखो मतलब स्किल से डेवलप करने के बाद में तो ओनली थिंग दे शुड बी डूइंग, और इनफैक्ट द फर्स्ट थिंग दे शुड बी डूइंग इज पोर्टफोलियो बनाओ। राइटर बनना चाहते हो, 8-10 आर्टिकल खुद लिखो। ये मत वेट करो कि मुझे 8-10 जब काम मिलेगा तो वो मैं सैंपल के फॉर्म में भेजने वाली हूँ या भेजने वाला हूँ। ऐसा नहीं होता है। जस्ट क्रिएट समथिंग, क्रिएट अ पोर्टफोलियो, देन स्टार्ट अप्लाइंग। फिर देखो मैजिक। Right. Okay. Let's talk a bit about drop shipping. हम्म। For because drop shipping is something not everyone is aware of कि क्या होता है नहीं होता है. So viewers के लिए कुछ basic simple तरीके से आप बता सकते हो कि what is drop shipping? देखो, ड्रॉप शिपिंग मतलब आपने वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं जो ना तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ना आप डिलीवर कर रहे हैं, ना आपको उसमें बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ हासिल की जरूरत है।
एक ऐसा इंसान जो चाइना में बैठा हुआ है, एक ऐसा इंसान जो यूएस से ऑर्डर कर रहा है, मैं बीच में मीडिएटर हूँ, मैंने दोनों को लिंक करा हुआ है। चाइना से वो यूएस वाले को डायरेक्टली भेजेगा, ना तो यूएस वाले को पता लगेगा कि ये चाइना वाले ने भेजा है, उसको पता लगेगा कि ये तो मैंने भेजा है, और ना उसको पता लगेगा अल्टीमेटली कि ठीक है, मतलब मैं उससे कांटेक्ट कर लूँ या इसका क्लाइंट चुरा लूँ, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द ड्रॉप शिपर्स। तो सिंपल वर्ड्स। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, देखो अल्टीमेटली इसमें होता क्या है कि देर आर दीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एग्जांपल अमेजोन है, अली एक्सप्रेस है, ये आपको एज अ ड्रॉप शिपर फैसिलिटीज देते हैं। आजकल लोकल भी काफी सारे प्लेयर्स हैं। अगर इंडिया में कोई कर रहा है, अगर से फॉर एग्जांपल अगर कोई कैप बेच रहा है, ठीक है, हेड एसेसरीज, अगर मैंने उसको कांटेक्ट करा, मैंने बोला कि ठीक है, मतलब आप ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने बोला ठीक है। मैंने एक वेबसाइट बनाई, मोस्टली शॉपिफाई पे किया जाता है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली हैसल फ्री, सारी चीजें इजीली अवेलेबल है वहां पर। तो आपको पेमेंट गेटवे सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती है। ऑफकोर्स आपको लगभग 2,700 रुपये हर महीना पे करना पड़ता है, बिकॉज यू आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म। उसके अलावा एक छोटा सा परसेंटेज है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज एब्सोल्युटली हेल्पफुल। तो उसमें आपका होस्टिंग का पैसा भी बच जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड एवरीथिंग। तो अब मैंने किया क्या, मैंने वो जो हेड एसेसरी वाला है उसके पास में मान लो 10 तरीके की हैट्स हैं, तो मैंने अपनी वेबसाइट पे, शॉपिफाई की वेबसाइट पे 10 हेड एसेसरीज को वहां पे लिस्ट कर दिया। अब मैं उस पर्टिकुलर लिंक को या तो ऑर्गेनिकली प्रमोट कर रहा हूँ, राइटिंग ब्लॉग्स और समथिंग, तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे इनऑर्गेनिक करना है तो मोस्टली लोग एड रन करते हैं, टारगेटेड एड्स। तो अगर मान लो मैंने टारगेटेड एड्स क्रिएट करे इंस्टाग्राम को टारगेट करते हुए, जहाँ पे मैं एड रन कर रहा हूँ, लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, हेड एसेसरीज को ऑर्डर कर रहे हैं, जो इंसान जो है ड्रॉप शिपर जो बना रहा है, वो डायरेक्टली डिलीवर कर देगा उधर मेरे नाम से। तो अल्टीमेटली लोगों को ये पता लग रहा है कि हाँ ठीक है, दिस इज अ गाय हु सेलिंग इट। उनको ये पता नहीं लगेगा कि ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, एंड यू बिकम द ड्रॉप शिपर। तो आप बीच में करते क्या हो, अगर मान लो वो हेड एसेसरी को 100 रुपए में बेच रहा है, आपने अपनी वेबसाइट पे 300 रुपए में लिस्ट कर दिया, आपने बेच दिया, तो वो जो 300 रुपए जब कस्टमर पे करता है, 100 रुपए उसको चला जाता है, 200 रुपए आपका रह जाता है। सिंपल। And how do you deal with returns or complaints वो दैट्स पार्ट ऑफ इट, दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। that you मतलब who is doing the drop shipping उसको देखना नहीं, है जब या जब फिर? रिटर्न होता है तो उधर ही जाता है डायरेक्टली। ओके। पर यू ऑलवेज हैव दीज रिटर्न पॉलिसीज, जो आपको अपनी वेबसाइट पे मेंशन करना पड़ता है। काफी सारे केसेस में यू कैन ऑल्सो हैंडल दैट, क्योंकि जब कस्टमर ऐसे रिजेक्ट कर देता है तो इट्स योर लॉस। अगर राइट। जैसे कोई हैट है, अगर उसको डिलीवर हुई है, अगर रिटर्न होती है तो वो आपके एड्रेस पे आएगी, ना कि ड्रॉप शिपर के पास से वापस जाएगी, क्योंकि उसके उसका गेम वहीं खत्म हो जाता है कि मैंने भेज दिया और उसको पैसा मिल गया, एंड ऑफ द स्टोरी। तो इज द परसेंटेज मैनेजेबल परसेंटेज होता है रिटर्न्स का जनरली? हाँ, जनरली देखो, इवन इफ वो आपके मार्जिन पे डिपेंड करता है। अगर नो, मान लो जैसे आपका रिटर्न, लाइक वेयर आर यू डूइंग द ड्रॉप शिपिंग, इन इंडिया ओनली या फिर बाहर कहीं? नहीं, मैंने जब अपना पहला स्टार्ट किया था, और इनफैक्ट मैंने अभी तक 3 करे हुए हैं, तो तीनों मेरे बाहर के हैं। आई हैव मोस्टली फोकस्ड ऑन, पहला वाला जो है दैट वाज ऑल फॉर यूरोप, दूसरा वाला वाज फॉर यूएस, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड तीसरा वाला इज ओनली फॉर यूके। ओके। तो अभी मैंने बाहर ही करा हुआ है, लोकल के लिए इसलिए नहीं क्योंकि मार्जिन आर वेरी लेस, और वो है ना, इंडिया में द रिटर्न परसेंटेज इज मोस्टली वेरी वेरी हाई, हाई, वेरी हाई। और क्वालिटी का इशू भी इन कंपैरिजन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और तीसरा रीजन ये है, फॉर एवरी सिंगल थिंग अ लॉट ऑफ बायर्स, दे आर अवेयर इनफ कि वो रिसर्च करके ढूंढेंगे कि हाँ मुझे तो ये चीज वहां पे सस्ते मिल रही है ऑलरेडी। तो ये राइट। 3 रीजन की वजह से इंडिया में मैंने टारगेट नहीं करा। ओके। आज के डेट में अगर कोई सोशल यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं पे कुछ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है या फिर सोशल मीडिया में कुछ करना चाहता है, अकॉर्डिंग टू यू विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर देम? आई वुड से यूट्यूब नंबर 1, इंस्टाग्राम is again still very good, Twitter and LinkedIn is definitely going to be the future in the coming 2 years. मतलब अगर आप प्रोफेशनल लेवल वाले, थोड़े एक स्टैंडर्ड वाले अगर आप कंटेंट करते हैं, LinkedIn is going to be an amazing future. Brands have already started eyeing LinkedIn now for the collaborations. ओके। इफ मनी एंड सोसाइटी मैटर नहीं करता, हाँ, विल यू डू फुल टाइम? YouTube। यू विल डू यूट्यूब फुल टाइम? हाँ, देखो मेरे लिए वैसे भी मैटर नहीं करता ऑनेस्टली, दैट्स ग्रेट। क्योंकि दे वर डेज, देखो अगर आप ये सोच के देखो, ऑलमोस्ट सोशल व्हेन आई लेफ्ट इट, इट वाज डूइंग ओके। मैंने उसको 2 साल बाद, मतलब अराउंड 2 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास छोड़ दिए।
Why? क्यों छोड़ा? अगर पैसा ही कंसर्न होता तो मैं शायद करता रहता कुछ भी कंटेंट डाल के वहां पे। मेरे लिए द स्ट्रॉन्ग वैल्यू केम इन, मुझे ये लगा कि जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था टू अवेयर पीपल ऑफ ईच एंड एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो फोटोग्राफी लिटरेसी के लिए काफी है, मुझे लगा मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। अब उसके बाद में अगर मैं रिपीटेड कंटेंट करता रहता तो वो चैनल चलता रहता, पर मुझे लगा नहीं ठीक है, मेरे लिए वो ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए आई लेफ्ट इट। तो वो पैसा वाला इज मतलब अगर एक रीजन होता तो मैं शायद वो चीज कभी करता नहीं। I'm all over contributions because of the strong values. मुझे बस वैलिडेशन करनी है, that's it. पैसा आएगा नहीं आएगा, that's the different story. You are a photographer first or a content creator first? I am a photographer first. Photographer first. So like what's your plan? What's like 10 years, 15 years down the lane? I would definitely want to merge both. Photography के लिए I would want to do photography only for my own. मुझे कमर्शियल शूट्स नहीं करने रहेंगे, और कंटेंट क्रिएशन में ऑफ कोर्स आई वांट टू टेक अ डीपर डाइव. I am also planning a startup sometime very soon, which is going to be extension of पैसा वैसा, जहाँ पे my main intention would be to help. अगर मैं आज अगर 5,000 लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ, my main intention would be to help 100x. So that's the goal. I would not say 10 years from now, but I would say 2 or 3 years from now. Okay. इतना लंबा नहीं सोचता मैं, 10 साल का बहुत दूर है. That's right. Why don't you make videos about photography now? I am planning to get back to it honestly, क्योंकि कुछ नई चीजें हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली करना चाहूंगा, पर अभी I am sort of struggling with time. पैसा वैसा के ऊपर अभी I want to focus more, क्योंकि I have a lot to cover on पैसा वैसा. मे बी से once I'll be in a position कि मेरे पास में वीडियोस पाइपलाइन में है, तब मैं बीच में टाइम निकाल के I'll get back to almost social as well. But that is going to happen very, very soon. When I say very soon, within 1.5 months. That's nice. Okay, how do you plan your content? Do you have like a whole system where जहाँ पे first step, second step and third step as और या फिर बस मन किया कैमरा ऑन किया and then started recording? नहीं तो अभी लाइक इनिशियली, और आई वुड से पहले से ही ना यही रहा है कि एक आइडिया जो होता है दैट यूजुअली कम्स इन व्हेन आई एम इन वॉशरूम, स्पेशली द फर्स्ट टाइम ऑफ द डे. वहाँ पे मैं यूजुअली अराउंड 40-45 मिनट स्पेंड करता हूँ, मोस्टली बिकॉज आई ऑलवेज गेट क्रिएटिव थॉट्स. और ये सिर्फ आजकल की बात नहीं है, दिस इज हैपनिंग फॉर ऑलमोस्ट ओवर अ डिकेड. और हर एक वीडियो की कहीं ना कहीं जो रूट होती है वो वहीं से होती है. उसके बाद में आई स्लोली स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिसर्च पार्ट. एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कवर करनी है. थोड़ा सा चैलेंज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट पैसा वैसा में ये है कि मैं वो एंगल्स भी कवर करता हूँ जो लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होंगे, विच पीपल नॉर्मली डू नॉट टॉक अबाउट, क्योंकि उनको पता है कि वो वीडियो उनका इतना ज्यादा फिर वो अपीलिंग नहीं होगा. पर मैं दोनों साइड कवर करता हूँ, तो उस वजह से रिसर्च में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है. सो फॉर एवरी सिंगल सच वीडियोस टाइम लगता रहता है. बाकी एआई वाले वीडियोस हैं या टूल्स वाले वीडियोस हैं, आई एम अ बिग एंथुजियास्ट, और नॉर्मली पढ़ता रहता हूँ उस चीज़ के बारे में. कुछ नया दिखता है, कुछ लगता है कि ठीक है दिस इज समथिंग विच कैन बी यूजफुल फॉर अदर पीपल एज वेल, तो उसके ऊपर फिर थोड़ा रिसर्च करके आई क्रिएट द वीडियोस. तो दैट्स यूजुअली द थिंग. अभी सिंस लास्ट 3 months आई हैव समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द रिसर्च पार्ट. तो जो मेन आइडियाज है वो सब होते हैं, तो दैट इज मोर ऑफ द कोलैबोरेशन, कि दोनों मिलके सोचते हैं, उसके बाद में आई गिव द रिसर्च वर्क टू हिम. और मोस्टली उसका पार्ट रहता है, पर जब रिसर्च होके जब एक फाइनल पॉइंटर्स आते हैं तो आई अगेन हैव अ लुक एट इट. अगर मुझे लगता है कुछ और ऐड करना है, कुछ चीजें ऐसा है जो एंगल जो मुझे पता है कि मुझे क्या कवर करना है, तो आई ऐड टू इट, एंड दैट्स द नॉर्मल प्रोसीजर. Okay, tell us about 3 things. अगर ये 3 points को if people make sure of these 3 points, they will be successful on YouTube. कोई रोक नहीं सकता उनको. ओके, नंबर 1, ऑडियो. वर्क ऑन योर क्लियर ऑडियो. अगर आपका वीडियो बकवास भी होता है, इट्स कंप्लीटली ओके. ऑडियो हैज टू बी वेरी मच ऑडिबल, ठीक है. और ऑडिबल मतलब इसमें ऑडियो में आप कॉन्फिडेंस भी ऐड कर लो, बिकॉज ऑडियो एक्चुअली हैज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, नहीं तो लोगों को ऐसा लगेगा ठीक है नींद आ रही है. नहीं. दूसरा हैज टू बी द कंसिस्टेंसी. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट.
वीडियो पहला नहीं भी चलता है, जो नॉर्मली केसेस में नहीं चलता, आपको बस करना पड़ेगा। और तीसरा, यू हैव टू लव व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। मतलब कहीं ना कहीं इट इज एडिंग वैल्यू टू पीपल, यू नो अबाउट इट। ऐसा नहीं कि आपने कहीं जाके दूसरा वीडियो देखा, आया और सेम चीज को आपने बोल के कंप्लीट काम कर लिया। इट कैन बी इंस्पिरेशन, बट इट शुड नेवर बी अ कॉपी। कॉपी तब होता है जब आपको उस चीज के बारे में कुछ कुछ नहीं पता होता है। तो ये तीनों चीजें अगर आपने कर ली, डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके। ओके, वॉक अस थ्रू योर डेली रूटीन, लाइक सुबह से शाम तक नॉर्मली आपका कैसा रूटीन रहता है? आई गेट अप एट अराउंड 6 o'clock। 6 बजे से लगभग 7:30 तक इज द फैमिली टाइम। उसके बाद में 7:30 नॉर्मली, 7:30 8:30 के बीच में नॉर्मली हैव माय टी एंड ब्रेकफास्ट। 8:30 से नॉर्मली काम स्टार्ट हो जाता है। पहले ही तो घर पे काम करता हूँ थोड़ी देर, बैठ के थोड़ा ईमेल्स। तो ईमेल्स चेक करना, दैट टू आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू इट, इफ इन केस आई सी सम इम्पोर्टेंट ईमेल आई रिप्लाई। अदरवाइज लगता है कि नहीं ठीक है, ऑल आर नॉर्मल ईमेल्स, आई जस्ट लीव इट फॉर द लेटर हाफ ऑफ द डे। इमीडिएटली काम स्टार्ट करता हूँ ऑन व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू शूट दैट डे, क्योंकि मोस्टली आई शूट ऑलमोस्ट एवरी डे। फोटोग्राफी के असाइनमेंट्स कुछ होते हैं या कुछ काम होता है, तो वहाँ पे दैट फ्रंट आई हैव अ लुक एट इट। जो मैनेजर है वहाँ पे, आई जस्ट स्पीक विद हिम, क्या किसको असाइन करना है, वो सारी चीज़ें देखता हूँ। उसके बाद में आई जस्ट कम टू द स्टूडियो, जहाँ से अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। दिस इज अ स्टूडियो जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे वीडियोस चलते हैं, रिसर्च चलती रहती है, वीडियोस देखता हूँ। बाकी अगर कॉल्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, अटेंड करता हूँ। और अराउंड 4 o'clock आई अगेन टेक द फैमिली ब्रेक। 4 बजे से अराउंड आई वुड से ऑलमोस्ट 9-9:30 तक आई डू नॉट वर्क। आई स्पेंड टाइम विद द फैमिली। सारे यूजुअल जो काम होते हैं सभी उसी पे बीच में होता है। इफ इन केस आई हैव टू गो आउट विद फैमिली, सारी चीजें होता है। रात को अगेन, अब क्योंकि मैं 6 बजे उठता था पहले, अभी आई एम चेंजिंग द स्केड्यूल बिकॉज ऑफ सम वर्क। तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अराउंड 9:30, और अराउंड 3 बजे तक काम करता हूँ रात को। ओह, 3 बजे तक? या एंड इन बिटवीन आई टेक सम पावर नैप अगर कभी नीडेड होता है तो। बट इट्स दैट्स 15 minutes। it's great that you have boundaries, like this is the family time and this is the work time, and you don't mix them both, because a lot of people and the current times are people are struggling with work life balance जो बोलते हैं, उससे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आई होप तो एवरीबॉडी इज लिसनिंग एंड मैं खुद भी कुछ सीख सकूं आपकी बातों को सुनकर। so what advice will you give to 18-year-old Akhil if you can talk to him right now? honestly, no advice. No I advice? I am proud of all the decisions I had taken. ऑनलाइन ऑफ कोर्स कुछ जल्दी कर सकता था, पर नो रिग्रेट्स, ऑनेस्टली, नो एडवाइस। Wow. It does sound like it, ठीक है, मतलब this is too good to be true वाला situation, but no regrets from 18-year-old kid. ओके। व्हाट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक जिससे सबसे बड़ी सीख मिले आपको कि ये अब समझ में आ गया मेरे को ये चीज, एंड दिस विल नेवर हैपन अगेन? I would say टेक्सम टीवी को रोकना नहीं चाहिए था, because all the other channels in that genre right now, they are over 20-30 millions. यस। और since I was way too early for the country, मुझे लगता है मुझे वो ऑन एंड ऑफ करता रहना चाहिए था। ओके। इफ यू कुड बी रिमेम्बर्ड फॉर समथिंग, व्हाट हाँ, विल इट बी? एथिक्स। Ethics. Wow, that's a beautiful answer. Can you elaborate on it? Why ethics is so important to you? सी, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि अगर आप किसी दूसरे का अच्छा नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट बुरा मत करो। ठीक है, जिस तरीके की चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करते हो कंज्यूम करने के लिए, आई एम श्योर 90% चीजें जो आजकल लोग कर रहे हैं इन सम और द अदर वे, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर पीपल। Hmm. और वो मैं यहाँ पे आपको ये कंटेंट क्रिएशन फ्रंट से स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। इवन इफ इट इज मे बी से समथिंग विच इज फैशन वाला एडवाइस, या फिर मे बी से हेल्दी ईटिंग वाला एडवाइस, और वॉट एवर, इट इज ऑल वेरी हार्मफुल। यू प्रमोटिंग समथिंग जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग कपल ऑफ लैक्स, और जहाँ लोगों का करोड़ों पैसा जा रहा है, दैट इज नॉट गुड। तो इस वजह से आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स, और वो कहीं ना कहीं फैमिली से आता है।
I have literally seen my father not being able to maybe say reach there just because he is following his ethics and values. So ठीक है, we are happy here. That's a great quality आज के डेट में especially. And okay, so tell me about 3 people who have influenced a lot. It could be in family, in industry, anywhere. Just you really look, उनकी तरफ देख के रहते हो कि मेरे को भी ऐसा बनना है या फिर इनकी तरह सोच रखनी है मुझे. My father, my brother, and my extended father. Okay, nice. So can you tell us one lesson which you remember from your father that ये line मैं कभी नहीं भूलूंगा. My father, उनके लिए the most important thing is in life, whatever you're doing, all you have to do is just make sure you're just happy. That's it. अगर आप कुछ गलत काम भी कर रहे हो, आई एम श्योर उनके हिसाब से यू विल नेवर बी हैप्पी. तो अल्टीमेटली उनका दैट एंड डिसीजन जो आउटपुट है, आपको वो हैप्पीनेस वाले उसमें मेजर करना है. इफ इन केस यू आर हैप्पी इनसाइड, यू आर डूइंग अमेजिंग. So anything you would like to add that maybe मैं पूछना भूल गई हूँ या फिर it was not in the questions that you want people to listen about it कि you want to convey something, anything. Look, not anything specific. Like mostly तो जो चीजें शेयर करना चाहता था, of course we have covered. पर एक चीज डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगा is people will have to understand कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें. You really cannot decide आपके आउटकम क्या होने वाले हैं before you actually do that. तो efforts डालो, फेल होना is completely okay. If in case you will fail, you will always learn something जो आपको otherwise नहीं सीखने को मिलेगा. तो just do it. That's it. आई थिंक पीपल यहीं पे स्ट्रगल करते हैं. लाइक इवन आपको भी इस तरह के मेल आए हुए होंगे कि यूट्यूब में 4-5 वीडियो डालेंगे एंड देन मेरा यूट्यूब ग्रो नहीं कर रहा है, व्हाट शुड True. आई डू. True. So how do you tell people, motivate people ki to have patience and don't lose faith? मैं नॉर्मली एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने वीडियोस डालना है. तो नॉर्मली दे विल गिव यू द रिस्पॉन्स ऑफ 1 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो. बस उतना ही. And I just tell them, until you are done uploading 50 videos, do not tell me what exactly is the outcome जिस वजह से आप रुक रहे हो. क्योंकि आपके इनिशियल 2-5 वीडियो तो मेरे हिसाब से वार्म अप होता है, जहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, डरे डरे होते हो, आप कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, मतलब आपके सबसे घटिया वीडियोस आप कर रहे हो. अब उन घटिया वीडियोस के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि वो चलेगा नहीं चलेगा. ऑफ कोर्स नहीं चलेगा. आपको एक बेटर जो अपना साइड है वो धीरे धीरे दिखाना पड़ेगा. दैट विल कम ओनली व्हेन यू विल बी रीचिंग 40-50 वीडियोस. तो जस्ट डू इट. और अगर कुछ और काम कर रहे हो, पहली चीज ये है, अगर टाइम नहीं है तो वो आपका पहला दूसरा वीडियोस भी नहीं आना चाहिए. और अगर आपको टाइम इशू है तो आई एम श्योर यार 1-2 घंटा पूरे वीक में हर एक इंसान निकाल सकता है. इफ इन केस दिस इज योर प्रायोरिटी, जस्ट वर्क ऑन दैट. और आप आराम से 1 वीडियो 1 वीक में कर सकते हो, इफ नॉट टू मच. तो जस्ट चेंज योर प्रायोरिटीज. दोस्तों के साथ में 4 घंटे की जगह कोई बात नहीं, 2 घंटे बैठ जाओ. इट्स ओके. That's a great advice. I hope everybody follows it. I hope they listen. Yes. Akhil, it was great talking to you. I had so much fun and I learned so much from you. Same here, Pratika. Okay, so you can find Akhil on YouTube, Instagram, and I'll add all the description, मतलब सारे links description में या show notes में रहेंगे. You can go check him out. And you can also find me in Good Karma. Definitely. Chalo, okay. Thank you so much, Akhil. Okay, thank you so much for Pratika. giving your time to me and to my viewers. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.